मित्रों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर के। राजनीति के बिहार के वर्तमान परिवेश में प्रशांत किशोर चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। बने भी क्यों ना, क्योंकि बिहार में दो बड़ी जो दल है, एक तरफ एनडीए और दूसरे तरफ यूपीए यानी आरजेडी का जो गठबंधन है, ये दोनों दल लगातार पिछले 35 सालों से तो अब तक राज करते आए हैं। लेकिन एक तीसरी धुरी बनने के लिए प्रशांत किशोर की टीम और प्रशांत किशोर खुद एक जन सुराज लेकर के आए हैं। इस जन सुराज की चर्चा आज के समय में सचिवालय से लेकर के हम सभी चौक चौराहों पर गांव की गलियों तक हो रही है। उसकी कारण ये है कि कल जो उनकी रैली हुई है पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, वह काफ़ी सफलतम रैली में से एक है। प्रशांत किशोर को अब तक लोग चुनावी रणनीतिकार के रूप में जानता था, लेकिन ये नहीं समझ रही थी अन्य पार्टियां या लोग कि हाँ, एक वो चुनाव लड़ने और लड़ाने के साथ साथ खुद के राजनीतिक दल भी बना सकते हैं। जब उन्होंने खुद के कल राजनीतिक दल जन सुराज नामक दल की घोषणा कर दी और चुनाव आयोग से मुहर भी लग गई है, तब जाकर के चौक चौराहे पे न सिर्फ उनकी चर्चा बल्कि उन पे कटाक्ष किया जा रहा है और उनको इसी रूप में बोला जा रहा है कि उनकी आधार क्या है राजनीति का, वो कौन से विचारधारा के पालन करते हैं। आप जितने भी उनके विरोधी पक्ष हैं, उनके अगर आप बयान को देखेंगे तो उनको किसी भी तरह से उनको हल्के में लोग ले रहे हैं। हालांकि ये कितना भारी पड़ेंगे ये तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पता चलेगा। हालांकि इसकी शुरुआत उन्होंने 2024 के नवंबर में होने वाले उपचुनाव को लेकर के बता दिया है। उन्होंने कल की रैली में आम जनता से ये आवाज लगा करके पूछा है कि चुनाव 25 में लड़ना है कि 24 में। अगर 24 में आपको लड़ना है तो आप तैयारी कर लीजिए। 4 विधानसभा के चुनाव उपचुनाव होने हैं बिहार में। उस उपचुनाव में वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और जो जमी जमाई सत्ता के लोग हैं, मठाधीश हैं, उनको उखाड़ फेंकने का दावा कल उन्होंने मंच से किया है। अब कितना सफल होता है ये तो उपचुनाव होने के बाद पता चलेगा। अगर उपचुनाव में जैसा वो कह रहे हैं और उस तरीके के रिजल्ट आ गया तो आप मानिए यकीन से कि 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर न कोई जाना पहचाना नाम, न कोई जो उनको आज की डेट में वैल्यू नहीं दे रहा है, वो सभी लोग उनसे जुड़ने के लिए ललायित होंगे और राजनीति की कायाकल्प बदल दी जाएगी। तीसरी विकल्प के रूप में जो पार्टी आएगी वो न सिर्फ सत्ता पे काबिज होगी बल्कि आने वाले विकास के बदलाव में विकास के बयार को काफ़ी तेज भी करेगी। ऐसे भी कहा जाता है कि जब जब सत्ता बदलती है तब तब विकास होते हैं। नीतीश कुमार ने विकास किया है, लेकिन नीतीश कुमार के लंबे कालखंड से लोग किसी न किसी रूप में अनस में हैं। जैसे गर्मी में उमस होती है वैसे लोग अनस में हैं। लोग उनको पसंद तो करते हैं लेकिन अब उनको नहीं चाहते हैं, क्योंकि लगातार किसी भी एक सेक्टर में इस तरह के बदलाव नहीं किए गए हैं जिसको उदाहरण या दिया जा सके। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सत्ता पर काबिज होकर शिक्षा में उन्होंने बदलाव किया है तो उसका उदाहरण वो देते हैं और विदेश से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। लेकिन बिहार में ऐसी किसी क्षेत्र में ऐसा कोई परिवर्तन का काम नहीं हुआ है। हालांकि काम बहुत हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से काम हुए हैं, विकास के क्षेत्र में काम हुए हैं, हर सेक्टर में कुछ न कुछ काम किए हैं, लेकिन कोई उदाहरण स्वरूप एक ऐसा काम वो नहीं गिना पाएंगे जो हमने किया है। नीतीश कुमार जी का पहला कालखंड 2005 से लेकर के 2010 तक का स्वर्णिम युग माना जाता था। उस टाइप के काम अब नहीं हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था में देख लें, स्वास्थ्य में देख लें, कृषि में देख लें, या फिर जो सरकारी कर्मी हैं उनके रवैये में क्रियाकलाप में ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। अब हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर के। हम आपको एक विश्लेषण बता रहे हैं, उसमें आपको सारी चीज़ों की बात बता रहे हैं। 2 साल पैदल चलने के बाद जन सुराज अभियान जब अपना 2 वर्ष पूरा कर चुका, तब जा कर के बिहार के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में कल उन्होंने जन सुराज नामक की पार्टी बनाई है। उसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष प्रशांत किशोर सब कुछ समझ रहे हैं और पूरे रणनीति के साथ चल रहे हैं। पहले अध्यक्ष के रूप में मनोज भारती मधुबनी के रहने वाले विदेश सेवा के रिटायर्ड अधिकारी को
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जो मार्च तक रहेंगे। मार्च के बाद उनके पार्टी के कार्यकारिणी के लोग जिस तरह से दूसरे अध्यक्ष के रूप में जिनको चुनेंगे वो होंगे। हर अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा, उन्होंने बता दिया, और कार्यकारिणी के सदस्य का कार्यकाल 2 साल का होगा। जो उनका डेवलपमेंट का मॉडल है और जिस पे वो बात कर रहे हैं लगातार, उसमें मुख्य रूप से 5 बिंदु को लेकर चल रहे हैं। मुफ्त शिक्षा, बिहार को वही ज्ञान की भूमि बनाना चाहते हैं जो कभी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसमें देश भर से लोग पढ़ने आया करते थे, देश भर के स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे। उसी रूप में उसको बनाना चाह रहे हैं। और मुफ्त शिक्षा, ताकि हर किसी को बेहतरीन शिक्षा मिल सके। आज के समय में वर्तमान में बिल्डिंग बने हैं लेकिन प्रोफेसर नहीं है, लैब नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने से शिक्षा व्यवस्थाएं नहीं बदल जाती हैं। दूसरा, पलायन बंद और सभी युवाओं को रोजगार बिहार में देने की बात कर रहे हैं। 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए उनको बाहर न जाना पड़े, उसके लिए बिहार में ही वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। इसके लिए बिहार के लोग बाहर के फैक्ट्री में जाकर जो काम करते हैं और वहाँ से जो राज्य तरक्की करता है, चाहे गुजरात हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, वो चीज़ें बिहार में करना चाहते हैं। बिहार में बाहर के लोग आए, ये उनका सपना है और उसी रूप में वो चल रहे हैं। तीसरा है बुजुर्गों का पेंशन, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको अभी वर्तमान सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार में 400 रुपया मात्र पेंशन मिलती है, उसको 2000 रुपया पेंशन देने की वादा कर रहे हैं। उनका चौथा मुद्दा है महिलाओं को 4% ब्याज पर लोन देंगे। जो अभी जीविका के माध्यम से जो लोन मिल रहा है वो 2.5% महीना का उस पर ब्याज लग रहा है। 4% पे महिलाओं को लोन देंगे जिससे वो अपना स्वरोजगार कर सके, रोजगार कर सके। ये भी बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए। किसानों के लिए, किसान अब तक बिहार में जितनी, चूंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ कृषि के लिए फर्टाइल लैंड बहुत सारे हैं। आप शाहाबाद के क्षेत्र में चल जाइए, चाहे मगध के क्षेत्र में चल जाइए, बाढ़ सुखाड़ नॉर्थ बिहार में जरूर है, लेकिन इन दोनों क्षेत्र की अगर बात करिएगा तो फर्टाइल लैंड बहुत है और काफ़ी अच्छी खेती होती है। अगर शाहाबाद की बात करेंगे खास करके तो उन 4 जिलों में, तो इसमें किसान जो अभी तक खेती कर रहे हैं उसको अपने खाने के लिए अनाज उत्पादन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खाने के लिए नहीं, अनाज किसान ऐसी खेती करेंगे जो खेती कमाने का योग्य होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा पार्टी की जो संविधान उन्होंने बनाया है उसमें राइट टू रिकॉल का प्रोविजन रखा है, जो कि किसी अन्य दल में नहीं है। अगर मेरे उम्मीदवार काम नहीं करते हैं तो 2 साल बाद उनको वापस बुलाने का। अगर आप विधायक जीत भी जाते हैं, अगर काम बेहतर नहीं कर पाते हैं और क्षेत्र की जनता आपसे नाखुश है, असंतुष्ट है, तो आपको 2 साल में वापस बुला लिया जाएगा, यानी फिर से उस जगह पे दूसरे विधायक को चुना जाएगा। राइट टू रिकॉल बहुत बड़ी चीज़ है जो अन्य पार्टी के लोग नहीं रखे हुए अपने संविधान में। जो दूसरी बड़ी बातें हैं उसमें गांधी के साथ साथ अंबेडकर का भी वो फोटो लगाना चाह रहे हैं। मतलब एक साथ वो सवर्ण के साथ साथ दलित और सभी लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या जाति पाति टूटेगा? ये बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। तो बिहार की जाति पाति से ऊपर कैसे ले जाएं, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं और उसको धीरे धीरे करके जनता के सामने ला रहे हैं। अगर उन्होंने जाति छोड़ दिया तो यकीन मानिए कि अगली सत्ता प्रशांत किशोर की होगी, वो जन स्वराज की होगी। लेकिन कितना सफल होंगे अपने मिशन में, ये उनके ये उपचुनाव जो हो रहे हैं, हालांकि वो पैमाना नहीं है, उपचुनाव तो सरकार के साथ ही लोग जाते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है, परंतु उपचुनाव में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ 2025 के विधानसभा चुनाव लिटमस टेस्ट ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा करवट लेने वाला या सियासी भूचाल लाने वाला है। अगर प्रशांत किशोर इसी रूप में टिके रहे तो, उन्होंने कल मंच से कह दिया है कि आपने जिस जिस चीज़ों के लिए वोट दिया है वो काम हुआ है। अगर लालू जी को आवाज़ देने के लिए वोट दिया है तो गरीबों को आवाज़ मिला है। मोदी जी को राम मंदिर के लिए, सिलेंडर के लिए, अनाज के लिए वोट दिया तो वो हुआ है। बिजली के लिए नीतीश को वोट दिया तो बिजली आई है। तो सारी चीजें हुई है। आप वोट जिसको दीजिए, लेकिन कभी आप अपने बच्चों का चेहरा देख करके या बच्चों को शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है। हम आपसे कह रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। ये एक बड़ी बात वो कह रहे हैं और इस पे अगर जनता अट्रैक्टिव होती है तो यकीन मानिए ये परिवर्तन हो भी सकता है। हम अभी खड़ा है जहाँ पे ये पूरे राजधानी का पॉश इलाका है और चौक चौराहों से लेकर के चाय दुकान से लेकर के गलियों तक
प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है। सरकारी अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक भी दबे जुबान से बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर को आना चाहिए, यानी तीसरा दल बिहार में उदय होना चाहिए। और प्रशांत किशोर यूं ही ये काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने एक सर्वे कराया है और उस सर्वे में बिहार के लोगों का मन को टटोला है और उसमें उस सर्वे में जो आंकड़े आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। 50% से अधिक लोग ये चाह रहे हैं कि बिहार में एक तीसरी पार्टी उभरे और हम उसके साथ जाएं, तब जाकर के उन्होंने इस रणनीति पर काम कर रहा है और वो 10 साल तक बिहार को समय देंगे। बदलाव कितना सफल होगा, कैसे होगा, वो ये करके दिखाएंगे। अगर नहीं किए तो 10 साल बाद हो सकता है फील्ड छोड़ दे, जैसा कि वो दावा करते हैं, जैसा कि वो कहते हैं। लेकिन यकीन मानिए प्रशांत किशोर सवर्ण होने के साथ साथ उन सभी चीज़ों को अपनाना चाहते हैं और उन राजनीति की बहुत बेहतरीन उनको समझ है। इस बात का यकीन सभी राजनीतिक दल को भी है, इसीलिए तीखा कटाक्ष उस पर किया जा रहा है। लेकिन आप जान के चलिए कि सियासी बिसात बिछने लगी है और 2025 का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। 4 उपचुनाव के साथ 2025 का चुनाव कितना कारगर होगा, हम भी इंतजार में हैं, आप सब भी इंतजार में रहिए। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे नई नई तरह की जानकारी देते रहें। धन्यवाद।